प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिलचस्प वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वाकया एक ऐसी मोहब्बत का जो सिर्फ रिश्तों को ही नहीं जोड़ती बल्कि हवेली को भी मोहब्बत से आबाद करती देती है। इस वाकये में हवेली पर अज़ाब आता है। आखिर हवेली पर क्यों अज़ाब आता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल इस्लामी वॉइस पर जुड़े रहें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के पुराने शहर की सुबह एक ख़ास तरह की चहल पहल के साथ शुरू होती थी। चांदनी चौक की तंग गलियां, मस्जिदों से उठती अजान की आवाज़ें और हर गली के नुक्कड़ पर चाय की महक। इन गलियों में एक नौजवान हबीब अली अपने हुनर और मेहनत के लिए जाना जाता था। तांबे के बर्तनों पर नक्श ओ निगार बनाना उसका पेशा था। हबीब का पेशा जितना पुराना था उतना ही मुश्किल। तांबे की चमचमाती थाली पर बेल बूटों को तराशते हुए वो अक्सर सोचा करता, क्या कभी मेरी ये मेहनत मुझे मेरी ख्वाहिशों तक ले जाएगी। उसका दिल बड़ा था लेकिन जेब खाली। मेहनत की कमाई से बमुश्किल गुजारा होता। हबीब अक्सर एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा करता जहां मोहल्ले के कई लोग आते जाते रहते। वहां उसकी दोस्ती चाय वाले असलम और एक बुजुर्ग उस्ताद करीम से थी। असलम हंसी मजाक का शौकीन था और अक्सर कहता, हबीब तू इतना भी ख्वाब मत देख कि पूरा आसमान तेरा हो जाए। हबीब मुस्कुराकर जवाब देता, ख्वाब देखने का हक तो सबको है असलम। दिल्ली की इन्हीं गलियों में एक पुरानी हवेली थी, हवेली मरियम। ये हवेली अपने समय की शान थी, लेकिन अब वक्त के साथ इसकी दीवारों पर पुरानी यादों की धुंध छा गई थी। इस हवेली में रहती थी ज़ैनब, जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने किरदार और अंदाज से भी रोशन थी। ज़ैनब के वालिद नवाब मरियमुद्दीन एक आलिम थे। उनके घर में अक्सर शायरों और अदबी लोगों का आना जाना लगा रहता। ज़ैनब को किताबों और इल्म से गहरी मोहब्बत थी। उसकी पसंदीदा जगह हवेली का वो झरोखा था जहां बैठकर वो दूर तक फैले आसमान को देखा करती। उसकी दुनिया किताबों में बसी थी, लेकिन दिल का एक हिस्सा खामोश था। वो अक्सर सोचा करती, क्या मेरी जिंदगी में कभी वो शख्स आएगा जो मुझे मेरी अधूरी कहानियों का मकाम देगा। एक दिन हबीब तांबे के बर्तन लेकर हवेली के पास से गुजर रहा था। अचानक उसके हाथ से एक थाली गिर गई और उसकी आवाज से ज़ैनब का ध्यान झरोखे से नीचे गया। उसने देखा कि एक नौजवान नीचे झुका हुआ अपनी थाली उठा रहा था। हबीब की नजर भी ऊपर गई। ज़ैनब झरोखे में खड़ी थी। वो लिबास में जितनी सादा, चेहरे से उतनी ही नूरानी लग रही थी। हबीब के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो जल्दी जल्दी अपनी थाली उठाकर वहां से चला गया, लेकिन ज़ैनब की सूरत उसके जहन में बस गई। इसी तरह ज़ैनब भी उस अजनबी से शख्स के बारे में सोचने लगी। उसे लगा जैसे उसकी तसव्वुर की दुनिया से कोई हकीकत बनकर उसके सामने आ गया हो। कई दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा। एक दिन हवेली के बाहर हबीब को अपने बर्तनों का ऑर्डर देने के लिए बुलाया गया। ज़ैनब ने उसे देखा और कुछ सोचकर उससे बात करने का बहाना ढूंढा। ये बर्तन कितने में बनते हैं? ज़ैनब ने पूछा। हबीब ने झिझकते हुए कहा, जो आपकी मर्जी हो बीबी साहिबा। ज़ैनब मुस्कुराई। मर्जी का क्या है, हुनर की कीमत तो तय होनी चाहिए। उनकी यह पहली बातचीत थी। इसके बाद हवेली के बाहर और मुलाकातें होने लगीं। ज़ैनब को हबीब की सादगी और मेहनत ने प्रभावित किया और हबीब को ज़ैनब की नज़ाकत और इल्म ने। ज़ैनब और हबीब की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थीं। हवेली के बाहर जब हबीब तांबे के बर्तन लेकर आता, ज़ैनब जानबूझकर अपने झरोखे पर बैठ जाती। कभी कभी वो हवेली के बाहर वाले बागीचे में भी निकल आती ताकि हबीब से बात करने का मौका मिल सके। एक दिन जब हवेली के बागीचे में खामोशी थी और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे, ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, हबीब तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? हबीब चौंका और बोला, नहीं बीबी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा सोचता हूं कि मेरी बातें आपकी फजूलियत बढ़ाएंगी। ज़ैनब हल्के से मुस्कुराई, तो फिर अब ये मान लो कि मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे बीबी साहिबा मत कहा करो, मेरा नाम ज़ैनब है। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक नई गर्मजोशी आ गई। हबीब ने अब ज़ैनब से डर कर बात करना छोड़ दिया था।
दोनों ने अपनी जिंदगी के ख्वाब और तजुर्बे एक दूसरे के साथ बांटने शुरू कर दिए। जहां एक तरफ उनकी मोहब्बत खिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर तूफान उठने की तैयारी हो रही थी। नवाब मरियम उद्दीन को धीरे धीरे यह भनक लगने लगी थी कि ज़ैनब का किसी गैर मुनासिब शख्स से मेल जोल बढ़ रहा है। एक शाम जब ज़ैनब बागीचे में बैठी थी, नवाब साहब वहां आ गए। उनकी नजरों में गुस्सा था। ज़ैनब, ये जो नासमझी का खेल तुम खेल रही हो, इसका अंजाम तुम समझती हो? ज़ैनब ने झिझकते हुए कहा, अब्बा हुजूर, अगर यह मोहब्बत नासमझी है तो मुझे इसे समझदारी में बदलने का मौका दें। हबीब एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। नवाब साहब की आवाज तेज हो गई। ज़ैनब, ये हवेली, ये खानदान, ये इज्जत, क्या तुम इन्हें भूल गई हो? वह शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने जज्बात छिपाए। उसने सोचा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इसे आजमाइशों से गुजरना होगा। नवाब साहब ने ज़ैनब की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी। अब वह हवेली से बाहर नहीं निकल सकती थी। हबीब को भी सख्त हिदायत दी गई कि वह हवेली के आसपास न आए। हबीब के लिए यह जुदाई किसी सज़ा से कम नहीं थी। उसने कई दिन तड़पते हुए बिताए, अपने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर तांबे के बर्तन पर उसे ज़ैनब का चेहरा दिखता। ज़ैनब भी अपने झरोखे से अब खाली गली को देखती रहती। उसके लिए यह वक्त जैसे थम गया था। हबीब ने तय किया कि वह अपनी मेहनत और हुनर के दम पर खुद को इतना काबिल बनाएगा कि उसे समाज के हर ताने और बंदिश का सामना करने का हौसला मिले। उसने दिन रात मेहनत की। जल्द ही उसके तांबे के बर्तन बड़े शहरों के अमीर घरानों तक पहुंचने लगे। उसकी बनाई हुई थालियां और सुराहियां मशहूर हो गईं। उसका नाम न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के शहरों में भी फैल गया। एक दिन दिल्ली के मशहूर व्यापारी, जिनके यहाँ हबीब के बर्तन बिकते थे, ने उसे अपने घर पर बुलाया। व्यापारी ने कहा, हबीब, तुम्हारे हुनर की कीमत सिर्फ कुछ सिक्के नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारखाने का काम संभालो। यह हबीब के लिए बड़ी कामयाबी थी। उसने इसे मंजूर किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हवेली में इस बीच नवाब साहब ने ज़ैनब के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का एक अमीर खानदान का था, लेकिन ज़ैनब ने इस रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत की। अब्बा हुजूर, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। नवाब साहब गुस्से से कांप उठे। ज़ैनब, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह हवेली तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। जब हबीब को ज़ैनब की शादी की खबर मिली तो उसने हिम्मत जुटाई और नवाब साहब के सामने जाने का फैसला किया। वह हवेली पहुंचा और नवाब साहब से कहा, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं आज भी ज़ैनब से मोहब्बत करता हूं और उसे खुश रखने की काबिलियत रखता हूं। नवाब साहब ने पहले उसे ठुकरा दिया, लेकिन फिर ज़ैनब ने अपने पिता को समझाया, अब्बा, मोहब्बत बेगैरत नहीं होती। हबीब का दिल और मेहनत दोनों पाक है। आखिरकार नवाब साहब ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। नवाब मरियम उद्दीन की तरफ से निकाह की इजाज़त मिलने के बाद हवेली में एक नई रौनक आ गई। चांदनी चौक के आसपास की हर गली में यह खबर फैल गई थी कि हवेली ए मरियम में साहबजादी ज़ैनब और तांबे के कारीगर हबीब अली का निकाह होने जा रहा है। कुछ लोग इस पर हैरान थे तो कुछ ने इसे मोहब्बत और हिम्मत की जीत करार दिया। हवेली में ज़ैनब की सहेलियां निकाह की तैयारियों में जुट गईं। ज़ैनब को बेहतरीन लिबास सिलवा कर दिया गया। रंगीला रेशमी जोड़ा जिसमें सुनहरी जरी का काम किया गया था। दूसरी तरफ हबीब भी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वह दिन तैर रहा था जब पहली बार उसने ज़ैनब को झरोखे से देखा था। निकाह का दिन आखिरकार आ पहुंचा। हवेली के बड़े आंगन में सजावट की गई थी। मोती की झालरों, रंग बिरंगे गुलाब और चमचमाते फानूसों से माहौल दिलकश हो गया था। चांदनी रात ने इस खुशी को और बढ़ा दिया। हबीब जब अपनी बारात लेकर हवेली पहुंचा तो पूरा मोहल्ला उसे देखने उमड़ पड़ा। हबीब की सादगी अब उसकी पहचान थी, लेकिन आज वह शेरवानी और गोल टोपी में कुछ अलग ही लग रहा था। निकाह की रस्में शुरू हुईं। काजी साहब ने हबीब और ज़ैनब से निकाह के कबूलनामे की तस्दीक की। जब हबीब ने 3 बार कबूल है कहा तो
تو حویلی کے آنگن میں بیٹھی زینب کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اسی پل اس نے محسوس کیا کہ اس کی محبت اور صبر کا پھل اسے مل گیا ہے۔ نکاح کے بعد زینب کو ایک دلہن کی طرح سجا کر حبیب کے پاس لایا گیا۔ حبیب نے ہلکے سے کہا، زینب، تمہیں اپنے دل کے قریب پا کر اب میری ہر آرزو پوری ہو گئی۔ حبیب اور زینب کا نکاح پورے محلے میں ایک مثال بن گیا۔ ان کی محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ سماج کی دیواریں گرانے کے لیے جذبات اور محنت کافی ہیں۔ حالانکہ ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد جب زینب اور حبیب نے اپنی نئی زندگی شروع کی تو انہیں کئی سماجک مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگ ابھی بھی اس رشتے کو لے کر باتیں کرتے۔ محلے کے کچھ رئیس لوگ نواب صاحب کو طعنے دیتے، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک تانبے کے کاریگر سے کر دیا، یہ تو آپ کی شان کے خلاف تھا۔ نواب صاحب نے پہلے تو ان باتوں کا اثر لیا، لیکن پھر انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی بیٹی اور داماد کا ساتھ دیں گے۔ حبیب نے بھی اپنے ہنر کو اور آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کام کو نئی اونچائیوں تک لے جانے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جہاں اس کے بنائے برتن اور سجاوٹ کے سامان بیچے جاتے۔ حبیب کے ہنر اور زینب کی سمجھداری نے ان کی زندگی کو نئی دشا دی۔ زینب نے حبیب کے کام کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس نے بازار کے بڑے گراہکوں سے ملنے کے لیے نئے طریقے سجھائے۔ حبیب نے اپنے تانبے کے برتنوں پر نئے ڈیزائن بنائے جو شہر بھر میں مشہور ہو گئے۔ جلد ہی حبیب کی دکان ہنر دلی کے نام سے جانی جانے لگی۔ یہاں صرف برتن نہیں بلکہ محنت اور محبت کی کہانیاں بکتی تھیں۔ کئی سالوں بعد جب زینب اور حبیب اپنے بچوں کے ساتھ حویلی کے باغیچے میں بیٹھے تھے، زینب نے مسکرا کر کہا، حبیب، یاد ہے وہ دن جب تم نے پہلی بار میری طرف دیکھا تھا؟ تب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا سفر یہاں تک پہنچے گا۔ حبیب نے کہا، زینب، تمہارے صبر اور محبت نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ سب تمہاری بدولت ہے۔ ان کی کہانی اب صرف ان کی نہیں تھی، یہ محبت، محنت اور ہمت کی مثال بن چکی تھی۔ حویلی مریم جو کبھی محبت کے خلاف کھڑی تھی، اب اس محبت کا گواہ بن گئی تھی۔ حویلی مریم میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ زینب اور حبیب کی زندگی اب سکون اور خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس محبت اور محنت سے کھڑی ہوئی دنیا پر ایک عجیب سا سایہ منڈرانے لگا۔ مریم جو حویلی کا نام بھی تھا اور زینب کی مرحوم والدہ بھی مانو حویلی کی روح کی طرح تھی۔ نواب صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، حویلی مریم ہماری شان اور عزت کی علامت ہے، اسے بچائے رکھنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن حویلی پر اب مانو وقت کا قہر ٹوٹنے والا تھا۔ ایک رات جب حویلی میں سناٹا تھا اور سبھی سو رہے تھے، حویلی کے بڑے جھروکے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ زینب کی چھوٹی بہن سعدیہ جو اکثر حویلی کے جھروکے کے پاس سوتی تھی، ڈر کر دوڑتی ہوئی زینب کے پاس آئی۔ آپا، جھروکے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زینب نے اسے تسلی دی اور خود جھروکے کی طرف گئی۔ وہاں اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اسے ایک عجیب سا سرد احساس ہوا، مانو حویلی کی دیواریں کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن نواب مریم الدین نے سب کو بلایا اور کہا، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ مریم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، وہ غصے میں تھی، کہہ رہی تھی کہ حویلی پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ خاموش ہو گئے۔ نواب صاحب کے چہرے پر گہری چنتا چھا گئی۔ حبیب نے کہا، اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی عذاب نہیں، ہمیں اپنی خطا کی توبہ کرنی چاہیے۔ کیا ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے؟ نواب صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، حویلی مریم صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے اسے بناتے وقت غریب مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ مریم نے مجھے اپنے خواب میں دکھایا کہ حویلی کی نیو ان لوگوں کے آنسوؤں اور درد سے بنی ہے۔ شاید یہ وہی درد ہے جو اب عذاب بن کر لوٹ رہا ہے۔ حبیب اور زینب یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں حویلی کے حالات بگڑنے لگے۔ دیواروں میں دراریں پڑنے لگیں اور راتوں میں حویلی میں عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حویلی کے نوکر چاکر بھی ڈر کے مارے کام چھوڑنے لگے۔ ایک دن حویلی کے بڑے فانوس میں سے اچانک ایک حصہ گر گیا۔
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को चोट नहीं आई। यह वाक़या सभी के लिए एक चेतावनी था। हबीब ने एक दिन ज़ैनब और नवाब साहब से कहा, यह हवेली हमारी मोहब्बत का गवाह है, लेकिन अगर इसकी बुनियाद दर्द और गुनाह पर है तो हमें इस गलती को सुधारना होगा। हमें उन मजदूरों के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। नवाब साहब ने झिझकते हुए कहा, क्या वे लोग अब भी जिंदा होंगे? हबीब ने कहा, अगर नहीं भी हैं तो उनकी औलादों से हमें सुलह करनी होगी। यही इस अजाब से निजात का रास्ता है। हबीब, ज़ैनब और नवाब साहब ने उन गांवों का दौरा किया जहां से मजदूर कभी इस हवेली को बनाने आए थे। वहां उन्होंने उन लोगों की औलादों को ढूंढा, उनकी मदद की और उनसे माफ़ी मांगी। यह सच्चे दिल से तौबा करने का कदम था। धीरे धीरे हवेली पर मंडराता साया हटने लगा, दीवारों की दरारें भर गईं और हवेली फिर से रौनकदार हो गई। इस घटना ने हवेली के हर शख्स को एक सबक सिखाया। मोहब्बत और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन अगर आपके अमल में इंसाफ और इंसानियत नहीं है तो आपकी इमारतें भी टिक नहीं सकती। हवेली मरियम अब न सिर्फ मोहब्बत बल्कि इंसाफ और सुलह का एक निशान बन चुकी थी। ज़ैनब और हबीब ने इसे एक नई पहचान दी।